सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब। तो आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और मैंने लोगों की व्याकुलता को देखा कि सर इंग्लिश 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 कब तक, एक बार मैथ्स में भी दिखाइए कि कैसे हमें चीज़ों को समझना है, कैसे एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। और उनका भी मैं स्वागत करता हूं जो 2 मिनट के लिए घूमने टहलने के पर्पज़ से आए हैं। 2 मिनट देखें और फिर इसके बाद अपने किसी अर्जेंट वर्क में निकल जाएंगे। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि वो 2 मिनट ही चीज़ों को देखते हैं, इतने में उनको लगता है कि अब तो नैया पार है और फिर मूव करते हैं। वो पूरे यूट्यूब की दुनिया में घूमते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए ठीक है, सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं ना, वो भी नाराज ना हो। तो अब मैं बात करूँगा कि आपका जो मैथ्स को लेकर, सबसे पहली बात तो आपको किसी कंपटीशन में मैथ्स किस लेवल का तैयार करना है, किस लेवल से चीज़ों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस बात पर मेरे से चर्चा की है। मैं आपका बस 2 से 3 मिनट लूँगा, इसके बाद मैं आता हूँ टॉपिक पे। स्टूडेंट्स ने कहा कि सर प्रिपरेशन करते समय हमें बहुत ज़्यादा एक नर्वसनेस और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, कैसे चीज़ों को हम कंटिन्यू, ऐसी क्या बात है कि हम आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा बनी रहे और आप पढ़ते रहें। उसका वजह यही है कि आपका किसी सब्जेक्ट में कैसे इंटरेस्ट लाया जाए, मेरा बस आपका यही मकसद है। अगर मैंने आपको इंग्लिश 10th की पूरी क्लास 13 पार्ट है, ओपन है, आप देखिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेरा मकसद ये नहीं रहा कि आपसे आने लगे, आपसे बनने लगे। कभी भी आप नोटिस करना इस बात को कि किसी भी सब्जेक्ट को मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरा ये मकसद नहीं रहता कि आपको ये चीज़ बने। जी नहीं, आपका इंटरेस्ट आ जाए उस चीज़ पे। आपको इंटरेस्ट, आपके अंदर जो एक जानने की भावना है ना कि मुझे कुछ और जानना है, कुछ और सीखना है, जब ये अंदर आएगा ना तब आपका एग्जाम ऑटोमेटिक क्लियर होगा। इंग्लिश आप 10 से देखो ना, आपको अब लगेगा कि यार इससे और कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी क्या। हम लोग क्या AJMR, वाज वेयर, हैज, हैव, बीन, सिंस, व्हाट सब पढ़ के और पूरी की पूरी दुनिया में बेहोशी की तरफ घूमते रहते हैं कि कहाँ पर इज लगा दें, और लगाते लास्ट में तुक्का ही है। तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड बनाना एक टीचर का काम होता है, बच्चे को रटाना नहीं। मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज की पूरी क्लास ओपन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि किसी भी टाइप का, देखिए मैं और भी बच्चों की बात करूं तो 100-150 क्वेश्चन उनकी कॉपी में होते हैं और 150 के बाद 151वां उनसे नहीं बनता। यहां पर ऐसा नहीं होगा। 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 क्वेश्चन या 10 टाइप बताऊंगा, 10 टाइप के बाद आपको आजाद कर दूंगा। मार्केट की कोई भी बुक उठाओ, मेरे से ये सवाल मत करना सर कौन सी बुक उठा ले, मेरी नोट्स पढ़ लेना। और जो हिम्मत हो, जितनी मोटी बुक उठा सकते हो लगा लेना, आपका 90% क्वेश्चन उससे सॉल्व होगा। 95% 5% मैं आत्मसमर्पण के नाम पर आपको छोड़ रहा हूं कि चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपको फंसाने के लिए, उनकी बात नहीं कर रहा। 95% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर का हो, किसी टेक्स्ट सीरीज का हो, किसी बुक का हो, आप सॉल्व कर लोगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, मुझे एक जो मैं करता हूं कि मैंने लिखा कि मुझे मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, एलसीएम, मिक्सचर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें मैंने वहां पर मेंशन किया कि मुझे ये पढ़ना है। फिर इसके बाद मैं एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया कि प्रॉफिट एंड लॉस को जिस पेज में मैंने लिखा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टाइप 1, टाइप 2, कुछ भी नहीं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस टाइप 1 का क्वेश्चन लिख लूंगा कि मुझे इतने प्रकार से क्वेश्चन मिले। ऐसे करके मैं देखूंगा तो किसी भी टॉपिक को आप लिखना स्टार्ट करो, 12 से 15, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 12 से 15 टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे किसी भी टॉपिक में, आप चले जाओ, मुश्किल से 15। और अगर मैं 15 टाइप का नाम लेकर बताऊं बेटा ये टाइप 1, ये टाइप 2, इससे बाहर आपका पेपर नहीं पूछेगा। तो अगर 10 टॉपिक आपके एसआई में या 15 टॉपिक आपके एसआई में पूछे जाते हैं, 15 हम 150 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लो ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। मेरी बात को समझ पाए हैं? चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को देखिए और आनंद लीजिए आज की क्लास मैथ्स का। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसको मैं पढ़ा तो आपका MPSI
और जेल प्रहरी के लिए रहा हूँ, लेकिन लेवल आपका मैं एसएससी सबसे टॉप में ले जाकर छोड़ूंगा, जो कि आपका मेंस लेवल में आपके क्वेश्चन कई बार पूछे गए होंगे, उनको भी लेके चलूंगा। क्योंकि मेरा ये है कि अगर आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर ले तो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी और जगह पर फिर बैठना पड़े, या किसी भी टॉपिक की बात कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मुझे ये जानना होगा, जैसे कि आप जब कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैप तैयार करते हैं। इतना टाइम यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर रुकेंगे, या फिर यहाँ से लेफ्ट है, यहाँ से पूरा का पूरा आप मैप सर्च करते हैं। मैप पहले से देख लेते हैं कितना टाइम लगने वाला है, मुझे वहाँ पर अगर इतने बजे पहुँचना है, कितने बजे चलना चाहिए, बीच में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो यानी कि आप उस जगह की पूरी क्या करते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और जब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना है तो मेरा सबसे पहला काम ये नहीं होगा कि लिखो क्वेश्चन, 2 वस्तुएं 320 रुपए में प्रति वस्तु की दर से बेची गई, पहली वस्तु पर 10% की हानि, दूसरे बच्चा क्या हो, सुन के बेहोश। पहले समझाओ तो उसको रिलेशन, जो आपस में जो इनके बारे में कितनी चीजें हैं जो मुझे एटलीस्ट जान लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो कि आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा क्या, पूरी जानकारी होना चाहिए सीपी की। फिर इसके बाद जानकारी होनी चाहिए आपको विक्रय मूल्य की, फिर आपको जानकारी होनी चाहिए मार्केट प्राइस की, फिर आपको, और इन्हीं के बीच जो बात बनेगी तो कुछ ना कुछ होगा प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट। बोलिए इसके बाहर आपको मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ्स का जो टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, क्या इससे बाहर आपको कुछ दिखेगा? क्वेश्चन में यही दिखेगा, लाभ दिखेगा, हानि दिखेगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और बाजार मूल्य। अब इन चीजों को आप अगर समझ लें कि कौन किसके साथ रिलेटेड होता है, किसका किससे कोई मतलब ही नहीं होता, तो मुझे कभी सोचना ही नहीं कि इसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन। अगर लाभ और हानि लिखा है तो सीधी सी बात है कि बात इन दोनों के बीच की हो रही है। अगर डिस्काउंट लिखा है तो बात इन दोनों के बीच की हो रही है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है डिस्काउंट में। ठीक है, या इन दोनों का डिस्काउंट में आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो आपको समझना है कि डिस्काउंट, अब मैं समझा, पहली क्लास में भी मैंने ये डिस्कशन किया, फिर मैं समझता हूं कि अगर मुझे कुछ स्टार्ट करना है तो रिवीजन थोड़ा सा जरूरी है, लेकर चलना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है 50 रुपए की, मैंने कहा बेटा 10% का डिस्काउंट दो, आप ये सवाल नहीं करोगे कि सर खरीदा कितने में था, आप सीधे बोलोगे 5 रुपए का डिस्काउंट दे दो, 45 में भेज दो। बोलिए क्रय मूल्य का क्या रोल है, कोई बता सकता है कि मार्कर मैंने बनाया कितने में? यानी कि आपको अगर डिस्काउंट और मार्केट प्राइस दिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ सीपी बता सकते हो। तो क्या समझ में आया कि डिस्काउंट और मार्केट प्राइस है तो यहीं तक आपकी सीमा है, इसके बाहर आप इसके बारे में कुछ कल्पना नहीं कर सकते, और इन दोनों के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। उसी तरह आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो आप सीपी और एसपी के बीच का ही रिलेशन है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको सीपी और एसपी दे दिया जाए और मार्केट प्राइस कहीं पर नहीं दिया जाए तो डिस्काउंट कहना, मैंने कहा एक सामान आपने 15 रुपए का बनाया, 10% का लाभ देकर 10% का प्रॉफिट देते हुए या 10% का प्रॉफिट प्राप्त करते हुए आपने बेच दिया, या 10 रुपए का सामान बनाया, 10 रुपए का लाभ लेते हुए आपने बेचा, 1 रुपए का लाभ हुआ। बोलिए 11 में बिका, मैंने कहा डिस्काउंट कितने का दिया? आप बोलोगे सर क्या पूछ रहे हो, मजाक कर रहे हो। ठीक है, मैंने कहा इस मार्कर को 50 रुपए में बेचने पर तुम्हें कितने रुपए का फायदा हुआ? इस मार्कर को अगर मैं 50 का बेचता हूं, बताओ मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे सर क्या पूछ रहे हो, ये तो बताओ आपने खरीदा कितने में था। तो प्रॉफिट एंड लॉस, आप ये नहीं पूछोगे सर इसमें लिखा कितने का है, आप ये बताओ इसमें लिखा कितने का है। जैसे कई बार होता है कि कोई सामान आप लेके जाते हैं, 2999 लिखा होता है, आपको 1700 में दे देता है, तो क्या उसने लॉस में दिया? तो उसने लॉस में नहीं दिया। अगर आप बोलूं कि बेटा इसमें तो 3000 लिखा है, मुझे 1700 में मिला है, तो आप कह सकते हो कि सर आपको लॉस हुआ है या दुकानदार को लॉस हुआ है? नहीं, हो सकता है उसने 1500 में बनाकर और इसकी डबल कीमत करके 3000 लिखा रहा हो और मुझे 1700 में, तब भी उसको 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको सीपी और एसपी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको सीपी और एसपी के बीच पूरी जानकारी होनी चाहिए। डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्रय मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको बाजार मूल्य का पता होना चाहिए।
और जब डिस्काउंट लेस करेंगे तो आपको कभी क्रय मूल्य नहीं मिलेगा, क्या, विक्रय मूल्य। तो इतनी सी बात है बेसिक, जो आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। और कई बार आपको परेशानी यहाँ पर होती है कि क्वेश्चन लिखे रहते हैं फ्रैक्शन में, जैसे कि 14 सही 2/7, 12.5%, 87.5% या 9 सही 1/11%। इनका मैं क्या करूं, कई बार ऐसे लिखा रहता है कि एक वस्तु को बेचने पर 9 सही 1/11% का लाभ होता है। अगर वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है तो उसका सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। तो अब क्या किसी अमाउंट का आप ऐसे लिखोगे 9 सही 1/11, यानी कि इतना करने में तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जब 66.66% आ जाए, 82.5% आ जाए या 12.5% आ जाए, उस समय आपको थोड़ी सी, जैसे कि मैंने कहा कि कोई वस्तु 800 रुपए में या 8,000 रुपए में बेची जाती है तथा 12.5% का लाभ होता है, तो सीपी ज्ञात करें। अब आप क्या करेंगे, 8,000 का 12.5 निकालेंगे, निकाला तो जा सकता है, 12.5% निकाला तो जा सकता है, लेकिन आपने ये 2 जीरो बांटे, आपकी कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन क्या हो गई, आपको पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं कि ये अगर ऐसा आए तो सीधा सा आप बोलोगे बेटा ये तो 1,000 की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 8,000 का 1/8 तो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1,000 सामान 7,000 में बिका होगा। ये चीजें हमें सीखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ फ्रैक्शन की यहाँ पर आपको टेबल देता हूँ और आप उनको बनाने की कोशिश करें। फिर इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इस टॉपिक में कितने बनेंगे। आप लिखिए 1/2, 1/3, ऐसे लिख लीजिए 1/2, 1/3, 1/4। ये सभी आपके पेपर में बहुत काम आएंगे और यही क्या है, हर टॉपिक की एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप इनके परसेंटेज, मैंने फ्रैक्शन में लिखा है, आप परसेंटेज में लिखें इनको। 1/15 भी पूछ लेता है, कई बार 1/16 भी पूछ लेता है, कई बार 1/17 भी पूछ लेता है, कई बार 1/20 हो गया, एक बार 1, ठीक है। ये हो गया, इतना आपको करना है, करिए। कई बार आपसे 3/8 भी पूछ लेता है। दो 2/3, 5/8, ये सभी के सभी जो फ्रैक्शन है ना, ये आपके पेपर में बहुत काम की चीज है। इसके बिना आप मैथ्स में स्पीड नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन तो कर लोगे, बट स्पीड जो आपको पेपर को सॉल्व करने का जो 10 सेकंड में है ना, इन चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मुझे पता है कि उसमें इनटू कर देंगे 100 का। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं 100 का इनटू, और जब 100 का इनटू सभी में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 50%। यहाँ पर आप सॉल्व करके देखिए तो आपने 33.33, यानी कि यहाँ पर 1/4 25%, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 16 से ही 2/3%, और 1/7 को 14 से ही 2/7। ये सब कैसे आ रहा है, आप 1/7 को 100 से, तो 7 एकम 7, 3 आया, 7 चौको 28, 2 आया, 14 से ही 2/7, ऐसे मैंने लिखा है। तो आपको पेपर में पता है क्या लिखा होगा, किसी वस्तु को ऐसे, इनके बाद में क्वेश्चन बताऊं, मान लीजिए ऐसे लिखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर 14 से ही 2/7% का लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब बताइए 21,000 का, मान लीजिए ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखा है, 21,000 का 14 से ही 2/7%। अब वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप करेंगे 14 सते 98 और 200 100/7 लिखेंगे, फिर इसके बाद इसमें जीरो लगाएंगे, फिर काटेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा 1/7। मैंने कहा इनको याद रख लो कि जैसे ही 14/7 आए
और 1/7, अच्छा 3000 की ये बात कर रहा है तुरंत। 1/7 21,000 का 3, यानी कि अगर 21 में बेचा है 18,000 रुपये उसकी सीपी होगी। पेन नहीं उठाना पड़ेगा। कैसे मैंने किया, 21,000 का अगर उसने बेचा है, 21,000 रुपये का अगर उसने सामान बेचा है, इसमें से 1/7 क्या है, प्रॉफिट है। 3,000 रुपये का प्रॉफिट है, 18,000 रुपये उसकी सीपी होगी। फुली यस, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं? एक मिनट, यहां पर थोड़ी सी गलती हो रही है। थोड़ी सी गलती ये हो रही, जो मैंने क्वेश्चन बोला उसमें मैंने बोला क्या 21,000, इसको करेक्ट करें। अगर मान लीजिए कोई सामान 24,000 में बेचा जाता है और फिर इसके बाद उसमें 1/7 14 से ही 2/7% का लाभ होता है, ठीक है। 14 से ही 2/7% का लाभ होता है, सामान 24,000 में बेचा जाता है, इसका मतलब है कि 1/7। अब आपको क्या करना है, यहां पर लिखना होगा ये 7 तो सीपी होगा, ये 1 क्या होगा, प्रॉफिट, दोनों को टोटल करेंगे 8 क्या होगा, एसपी होगा। और ये 24,000 जो है वैल्यू किसकी है, 8 की। आपको चाहिए कितने की, 7 की। 8 3 24 और 7 3 21, 21,000 रुपये आपका, ठीक है। और 21,000 का अगर आप 1/7 निकालें तो 3,000 होता है, 3 इसमें ऐड करें तो 24, ठीक है। अभी इसको बहुत ज्यादा ध्यान मत दें, मैंने बस एक एग्जांपल दिया, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। पहले बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे मैंने बोला 1/8, 1/8 को करने के लिए आप क्या करोगे, तुरंत 100 का इंटू किया, 12 8 96, 4 बचा, यानी कि 4/8 यानी 1/2, 12.5%। अब कई बार क्वेश्चन में 14 सही 2/7, 16 सही 2/3, 12.5%। आप मैथ्स का पेपर उठाकर जरा देखो तो सही, सबसे ज्यादा यही फ्रैक्शन यूज होते हैं, यही परसेंट यूज होते हैं। और हम वहां पर क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। 1/9, 11 सही 1/9 होगा। 1/10 ये तो पता है 10% होगा। 1/11%, 9 सही 1/11% होगा। 1/12% क्या होगा, 12 8 96, 8 सही। और इसके बाद आपका बचा कितना, 4/12 यानी कि 1/3, 8 सही 1/3। बट बात कर रहे थे 1/12 तक हो गया। 1/13, 1/13 को हम क्या करेंगे, 100 से जब इंटू करेंगे तो 13 छंग 78, 13 सते 91, 7 सही 9/13%। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहली बात तो ये भी समझते जाइए ना कि इनका यूज क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो इंपॉर्टेंट है, पहला ये है, ये है, ये है, ये और ये। इसके बाद आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। 1/12 और 1/13, 1/13 तो बहुत रेयर ही आपको कहीं मिलेगा, लेकिन 1/12 तक आपको चीजें याद रखनी है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1/14 इंटू 100 किया, 14 सते 98, 7 सही 2/14 लिखा, और इसको लिख लेंगे कितना, 1/7, 7 सही 1/7%। ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि 7 सही 1/7% का लाभ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बात किसकी की जा रही है, 1/14 की। वहां पर हम ये नहीं करेंगे कि 7 7 49, 50/7 जो हम करते हैं। 15 छक्का 90 और 10/15 को हम क्या बोल सकते हैं, 2/3, 6 सही 2/3। आप बताइए, पेपर में कई बार आपसे ये परसेंट आपको मिल जाएगा, 6 सही 2/3, 16 6 सही 1/4% आपको, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि 100 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड, 16 छक्का 96, कितना बचा 4, 4/16 करेंगे 1/4 आएगा। 17 पन्ना 85, ठीक है। 15 आया और 15/17, 1/17 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 5/17, 15/17। 1/20 को, 25 को, ऐसे ही 3/8, ये इंपॉर्टेंट है। 3/8 का निकालिए, आपने 1/8 का निकाल लिया था, कितना आया था 12.5%। उसी में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 1/20, 3/20 का आपने क्या निकाला था, इसके साथ आप 100 का इंटू करें तो आपने निकाला था जैसे 300/8, तो 37 यानी कि 37.5%।
एक तरीका और है करने का, वो क्या है मैं बता रहा हूं। आपने देखा कि 1/12 1/8 आपको पता है कितना होता है, 12.5%। ठीक है, 1/8 12.5% होता है। इसी में अगर मुझे 3/8 करना है तो ये 3 हो गया, तो इसको मैं बोलूंगा इसमें भी 3 का इंटू कर दो और इसमें भी 3 का इंटू कर दो। ये कितना हो गया 36 और कितना हो गया 3/2। 3/2 को मैं लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करूँ तो 1 एंड 1/2 और ये 36 है, ये 37 एंड 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं। किसी का भी फ्रैक्शन आपसे पूछे, आपसे 4/8 यानी कि 1/2 हो गया। अब इसी तरह आपसे क्या पूछा है 2/3, आपने क्या निकाला है 1/3 का पता है, तो 1/3 का आपको पता है, तो इसका आपको निकालने के लिए इसमें क्या है, अगर 33 एंड 1/3 आपने लिखा है तो 2/3 निकालने के लिए 2 का इंटू यहाँ पर, 2 का इंटू और 2 का इंटू यहाँ पर 66 एंड 2/3, समझ गए। तो यानी कि अगर आपको 1/3 का पता है तो आप 2/3 का निकाल लोगे। अगर आपको 3/8 का पता है तो क्या 5/8 का नहीं निकाला जा सकता, क्या 5/8 का नहीं निकाला जा सकता। अब देखिए दो तरीके से है, इधर का लिख लिया हो तो मिटा दो। 5/8 तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि 500/8 लिख दो और इसको आप सॉल्व कर दोगे। 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंचे 40, 62.5% आप यहाँ पर कितना आया 62.5%, 5/8 को। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, आपको 1/8 पता है 12.5% होता है, आपको अब 5/8 निकालना है तो 12 पंचे यहाँ यानी कि यहाँ पर भी 5 का इंटू और 1/2 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना होगा 5/2 ये होगा और 60 ये होगा। 2 को कितना होगा 2 एंड हाफ होगा 5/2 और मैं लिख सकता हूँ 62 एंड हाफ। तो ये भी आपसे 62.5% आप देख लीजिएगा, पेपर में कई बार यूज किया है 62.5%, 87.5%, 33.33%, 37%, 1/11, 9 से 1/, ये जो फ्रैक्शन है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, मिक्सचर में, आपका जितने भी जहाँ पर भी फ्रैक्शन और डेसिमल बनाने का जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट होगा ये चीज़ें आपको बहुत काम करेंगी। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में कई बार आपने देखा होगा कि कोई धनराशि 8.5 से ही 1/3% की दर से, वहाँ पर आप परेशान होते हैं कि कैसे निकाला जाए, रेट को क्या रखा जाए, और बहुत हालत तो तब बिगड़ती है जब कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे रेट लिख कर आ जाए और टाइम भी आपका 2.5 ईयर हो, आपको निकालना हो क्वार्टरली, मंथली या फिर हाफ ईयरली, तब फिर क्या होता है उस क्वेश्चन को छोड़ देने में ही भलाई होती है। वही सारी चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ बेसिक क्लास से अपने, कि ये जो है ये मैथमेटिक्स की बैकबोन है। इसके बिना अगर कोई आपको मैथ्स स्टार्ट करने के लिए कहता है तो आप उसको समझो कि कहीं ना कहीं बस अपने दाल रोटी की बात की जा रही है, आपके सिलेक्शन की नहीं। वास्तविकता यही है। चलिए शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन के टाइप पर। ठीक है, लिखिए अब यहाँ से टाइप वाइज चलेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की लगभग 8 से 10 क्लास होगी और इसके बाद आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का पूछो जिसको जहाँ से पूछना हो। जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है अगर आपने पढ़ लिया है तो वो आपसे भी बनेगा, ये इस बात का मेरा आपसे वादा है। और बस आप थोड़ा सा धैर्य और मेहनत करिए, धैर्य बनाए रहिए और मेहनत करते रहिए। टाइप 1 की बात करते हैं, यहाँ से आपका अब टाइप 1 शुरुआत होता है। टाइप 1 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए जैसे किसी वस्तु 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो इस तरह से बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं एक लाइन का, पहले हम उनको लेके चलते हैं। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। एक और इंपॉर्टेंट बात,
फॉर्मूला जैसा मैथ्स में मेरी कोई शब्द नहीं है किसी भी टॉपिक में। या और बात करूं तो एक्स माना इससे सख्त नफरत है। तो अब शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ मैथ्स हम भी कर सकते हैं। शुरू करें इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो लिखा है तो 36 वस्तुओं का क्या लिखा है, क्रय मूल्य। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 36। अभी तो मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के लिए कभी पेन नहीं उठानी पड़ती, आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप बोलोगे 36 CP इक्वल टू 30 SP। इतना तो आपको पता होगा ट्रांसफर करने का कुछ जो कॉन्सेप्ट रहता है। मैंने कहा CP को इधर ही रखो, SP इधर ले जाओ, इसको उठाओ और यहाँ पर ले जाओ, बात बन गई। यानी कि अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिसके साथ वैल्यू जुड़ी है उसका उल्टा कर देना है। CP के सामने आपका 30 SP था, इसको रख दिया। SP के सामने आपका 36 CP था। ये क्या होता है, जब आप साइन किसी भी साइन के अपोजिट किसी वैल्यू को लेकर जाते हैं तो उसका क्या होता है, अगर इनटू में है तो डिवाइड होगी, प्लस में है तो माइनस होगी। ये बातें तो मैं समझता हूँ बेसिक है, आपको आती होंगी। CP और SP का जो रिलेशन बना वो कितना है, 36 और 30। यानी कि CP, अब मैं कह सकता हूँ CP और SP का जो रेशियो है, अगर मैं इसको बोलूँ 5:6 का है, बोलिए यस। 5:6 का CP और SP का रेशियो है। और CP और SP के बीच का अंतर कितना है, CP और SP के बीच का अंतर कितना है, 1। अभी आप ही ने तो बताया कि सर फॉर्मूला में जो आपने प्रॉफिट बताने की बात की, तो प्रॉफिट मैंने कहा कि कोई सामान 6 रुपए में बेचा गया। आप बोलोगे क्या प्रॉफिट पूछ रहे हो या लॉस, मैं बोलूँगा बताओ क्या हुआ। आप बोलोगे सर CP बताओ, तब मैंने बोला अच्छा 5 रुपए में खरीदा गया था, यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपने बेस इसको मानकर तो नहीं निकाला होगा। आपको अगर कोई चीज पता करनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप सबसे पहले अपने बिल चेक करोगे कि ये तो हो गया मेरी रिसीविंग, मैंने इसमें कितनी पूंजी लगाई थी, उसके बेस पर कितना इंक्रीज हुआ वो प्रॉफिट, इसके बेस पर कितना डिक्रीज हुआ वो लॉस। बेस जो है उसको मैं क्या रखूंगा, हमेशा प्रॉफिट के डिवाइड में CP आएगा, हमेशा। यहाँ पर लिख लीजिए ऑलवेज, कभी भी SP नहीं यहाँ पर रखूंगा मैं, ठीक है। तो 1/5 और परसेंट निकालने की जहां पर भी बात की जाए 100 का गुणा 20%, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी x मानकर या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं कुछ इसी तरह से बोल रहा हूं कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, पंद्रह वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कुछ इस तरह से आपने लिखा। और ये तो लिखने की जरूरत अभी पड़ रही है, जब मैं आपको बताऊंगा कि CP और SP का रेशियो आप कर देना इस तरह उल्टा, तो ये चीजें आपको कभी नहीं बोलेंगे। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 1/2 एंड 50%। ये आपकी स्पीड होगी। डायरेक्ट आप बोलोगे 2 यानी कि 2 और 3, 2 क्या है CP, 3 क्या है SP। CP और SP का अंतर 1, बेस हमेशा 2, परसेंट की बात 100, 50%। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आपका काम क्या होगा, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो इसके नीचे लिखूंगा, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इसके नीचे, 3 से कट रहा है, डिफरेंस कितना 1/5 यानी कि 20%। समझ में आया। तो ये आपकी स्पीड, कुछ जो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको इस टॉपिक का टाइप 1 तो यही है, टाइप 2 पहुंचने से पहले इस टॉपिक का जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक का, मैं उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, फिर इस क्लास को ओवर करूंगा और फिर इसके बाद आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, और मैं बताऊंगा कि उसको भी, उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम कैसे सेकंडों में कर सकते हैं। तो आप शायद ये समझ में आए कि प्रॉफिट एंड लॉस भी अब इसके ऊपर है ही नहीं कुछ। सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन क्या हो सकता है, जहां पर आपको CP भी दिया हो, SP का भी, MP का भी, डिस्काउंट का भी, प्रॉफिट एंड लॉस का भी, सब कुछ मिलाकर अगर कोई चीज पूछ ली जाए तो वो थोड़ा सा परेशानी खड़ी कर सकती है। सब कुछ अगर मिलाकर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन लिखिए,
और मैं समझता हूँ कि ये इस टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। मैं जिस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में लेकर जाता हूँ, टाइप अभी फर्स्ट ही चल रहा है, और ये क्वेश्चन मैंने बीच में इसलिए किया कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की, किसी टॉपिक की बाउंड्री पता चले कि इसको हमें किस लेवल तक चलना है। तो मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन लिखिए कि एक दुकानदार, सभी को साथ में लेकर चलूंगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.2/3%, एक दुकानदार किसी वस्तु की लागत मूल्य से 16.2/3% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। 16.2/3% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है। यदि दुकानदार 12.5% की छूट दे, यदि दुकानदार 12.5% की छूट देता है तथा वस्तु की लागत मूल्य यदि 24,000 यानी 2,40,000 है, यदि वस्तु की लागत मूल्य 2,40,000 है, तो दुकानदार को कितने रुपए की लाभ या हानि हुई तथा कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। दो क्वेश्चन आपसे पूछा है। मैं समझता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का आपके कांस्टेबल में और जेल डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो समझिए कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस से अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मात्र 10 सेकंड का है, और चाहे इसमें जो जो पूछना है पूछ ले। वो मेरे से पूछ सकता था, आप एमपी भी बता दो, आप एसपी भी बता दो, आप प्रॉफिट परसेंट भी बता दो, आप डिस्काउंट का रेट बता दो, या प्रॉफिट की अमाउंट बता दो, कुछ भी पूछेगा। चाहे एक सवाल देके मेरे से वो जितने क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं वो मैं सब आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा एक ही मेथड से। कोई भी ऐसा नहीं कि इसमें तो सिर्फ प्रॉफिट पूछा है, तुम प्रॉफिट परसेंट क्यों मेरे से बात कर रहे हो, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें सीख लो। ठीक है, इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा दूं क्या इसको? ठीक है, ऊपर सॉल्व कर देता है। देखिए यहां पर क्या है, लागत मूल्य यानी कि कुछ ना कुछ आपका सीपी रहा होगा। लागत मूल्य से बढ़ाकर अंकित किया गया यानी कि इसको मैंने कहा बाजार मूल्य है, और ये आपका क्या है, क्रय मूल्य। और फिर इसके बाद सामान बेचा भी गया है तो वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। फिर इसके बाद डिस्काउंट भी दिया गया है तो डिस्काउंट इनके और इनके बीच की बात की जाएगी। फिर प्रॉफिट की बात की गई है तो एमपी से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं इसके और इसके बीच की बात कर रहा हूँ। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो मैंने एक फॉर्मूला बताया, क्या वैल्यू, क्या फॉर्मूला कि वैल्यू ये आखिर है किसकी, तो किसकी मतलब आपको गिवन रेशियो में से बताना है। पहले आपको किसकी रेशियो, तो यानी कि आपको पहले रेशियो निकालना है, और जो ये वैल्यू है यानी कि 2,40,000 इसका सबसे लास्ट में यूज करना है। ध्यान रखना, सबसे लास्ट में यूज करना है। अब देखिए सीपी, तो रेशियो क्या है, 16/2/3% को कुछ मैंने बताया था 1/6, याद आया? 16/2/3 को मैंने बोला था 1/6, और 12.5% को मैंने बोला था 1/8। अब पहले 1/6 को समझते हैं। अगर 1/6 यानी कि 6 सीपी रहा होगा तो 1 रुपए मूल्य बढ़ाया गया होगा तो 7 बना होगा क्या, एमपी। तो मैं कह सकता हूं कि 6 अगर सीपी है तो 7 एमपी होगा। बस इतनी सी बात है। 16.5% का काम नहीं है, कहीं पर नहीं दिखेगा मुझे कि ये 16.5% कैसे इसको सॉल्व करें।
फिर इसके बाद बात करें कि अब डिस्काउंट भी दे रहा है कितना, 12.5%, तो 1/8, यानी कि अगर 8 रुपये उसका बाजार मूल्य है, 1 रुपये डिस्काउंट दिए, बोलो बिका कितने में, सामान बिका कितने में, 7 में, तो आप बोलोगे एसपी तो इतनी होगी, तो यानी कि 8 रुपये का सामान। अब मुझे अगली लाइन में लिखूंगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, सेकंड आपको इसमें लिखना है। आपको सीपी से कोई लेना देना नहीं है, जब भी डिस्काउंट और डिस्काउंट की बात हो तो इन दोनों का आपस में मैटर है। डिस्काउंट क्या है, 8 रुपये का सामान डिस्काउंट दिया गया, बिका कितने में, 7 में। इतना लिख लेने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर एक जगह खाली है और यहाँ पर एक जगह खाली है, इन दोनों की तो भर चुकी है। पड़ोसी उठाना है और इसके साथ रख देना है, कितना, 8, और यहाँ का पड़ोसी कितना है, 7, बस इतना सा कर लेना है। क्या करना है, इसके बगल में जो बैठा है, इसके बगल में जो बैठा है, इसके बगल में जो बैठा है उसको जगह पर आगे बढ़ा देना है। अब आपको कोई भी ऐसा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, कितना होगा, 8 × 6 = 48, 7 × 8 = 56, विक्रय मूल्य 7×7 = 49। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि अब आपको सीपी कितना है, 48, एमपी कितना है, 56, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है, 49। 48 रुपये का सामान खरीद के 49 रुपये में बेचा गया, बोलिए प्रॉफिट या कि लॉस, प्रॉफिट होगा। इस डिफरेंस को मैं ऐसे डिनोट करूंगा 1। आपको अब वैल्यू किसकी दी है, 2,40,000 सीपी की, तो आप बोलेंगे 2,40,000 वैल्यू इस 48 की है, मुझे चाहिए क्या, दुकानदार ने कितने रुपए में, लाभ या हानि, तो यहाँ पर 1 का गुणा कर दूंगा, मुझे ये डिफरेंस पूछा है। तो 2,40,000 वैल्यू 48 की पूछा, इस डिफरेंस के बारे में है। आपसे पूछ सकता है डिस्काउंट कितने का दिया, तो आप बोलोगे 56 और 49 कितने का है, 7 का, ठीक है। तो आप यहाँ पर 7 का इंटू कर दोगे कि यानी कि वैल्यू किसकी आपको चाहिए क्या, 7, यानी कि ये डिस्काउंट आपको चाहिए क्या, अगर 1 तो मुझे इस अमाउंट के बारे में आप चेक कर लो। आपका कोई भी मेथड हो, चाहे एक्स लगाने की या जो भी लगाने की, इससे आसान किसी भी बुक में कोई कॉन्सेप्ट हो तो ये क्या है, अभी मैं लिख रहा हूं, फिर मैं जब मुझे क्वेश्चन करना होगा तो मैं बता रहा हूं कैसे इस क्वेश्चन को करने का तरीका। फिर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि एमपी सीपी, मैं सीधा लिखूंगा 6 से 7, 8 से 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, 48, और ये पूछा क्या है, 7 × 7 = 49, 8 × 7 = 56, 2,40,000 वैल्यू 48 की चाहिए, किसकी, 1 की। सीधा सा सॉल्व करूंगा, 2 0 से 48 की है, यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा और इसके बाद 1 की। फिर पूछा है मुझे डिस्काउंट, इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। और भी सॉल्व करना है, नहीं आ रहा आपको, 2 × 24 लिख दो। अब आपको पता है 24 से 1 और 3 0 यहाँ पर, 2 से आपने किया, 500 आया, 500 से 500, इतना आसान। बस इतना सा लिखना पड़ेगा इतने बड़े क्वेश्चन के लिए, बस ये सारी बातें, ये मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। एमपी क्या है, एसपी क्या, सीपी क्या, समझाने के लिए करना पड़ रहा है। मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था और प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाता है, सबसे कठिन सवाल माना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे देखना कि आपका लेवल जो है, मैथ्स का जो डर है, मैथ्स पढ़ाना, क्वेश्चन बताना मेरा मकसद नहीं, मुझे आपके अंदर से मैथ्स का डर खत्म करना, 10 क्वेश्चन बता के आपको हर बुक के लिए आज़ाद छोड़ देना, ये मेरा मकसद है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है।